मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बागियों से जूझ रही हैं। 2018 में बीजेपी का काम बागियों ने बिगाड़ दिया था। इस बार दोनों पार्टियां रणनीति के तहत एक दूसरे के बागियों का सहारा ले रही हैं। देखना है कि किसकी रणनीति कामयाब होती है। आपको विस्तार से इस एक्सप्लेनर में बताते हैं चुनाव में बागियों की क्या अहमियत रही है और इस बार क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों पर एक बार फिर 2018 की तरह बागियों का साया मंडरा रहा है। पिछली बार बागियों ने न केवल बीजेपी का खेल बिगाड़ा था बल्कि कांग्रेस को भी सत्ता के लिए पापड़ बेलने पड़ गए थे। इस बार बगावत का खेल और तगड़ा दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बागियों का इस्तेमाल दोनों पार्टियां जमकर कर रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के कम से कम 7 बागियों को अपना टिकट देकर बढ़त ले ली है। बीजेपी ने भी कई कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर टिकट दिया है। अभी तक कांग्रेस के 4 बागी प्रत्याशियों को बीजेपी का टिकट मिलता दिख रहा है। दोनों पार्टियां इनका इस्तेमाल केवल चुनाव लड़ाकर ही नहीं बल्कि विभीषण के रूप में भी सहयोग ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं को अपना हथियार बनाया है। बीजेपी से आने वाले करीब 7 नेताओं को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले दीपक जोशी को कांग्रेस पार्टी ने देवास जिले की खातेगांव सीट से टिकट दिया है। बीजेपी से बगावत करने वाले अभय मिश्रा को रीवा जिले की सेमरिया सीट से टिकट दिया गया है। इनाम मिला है एक तरीके से उनको। इंदौर में बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने धार जिले की बदनावर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बागी समंदर पटेल नीमच जिले की जावद सीट पर टिकट पाने में कामयाब हुए। बीजेपी से पूर्व विधायक रहे गिरजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद सीट से टिकट देकर कांग्रेस ने जोरदार चाल चली है। अमित राय और राकेश सिंह चतुर्वेदी को क्रमशः निवाड़ी और भिंड सीट से टिकट देकर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के 4 बागी उम्मीदवारों को बीजेपी की 5वीं लिस्ट में जगह मिली है। 5वीं लिस्ट के उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा ने बड़वा विधानसभा सीट के लिए सचिन बिड़ला, सुसनेर विधानसभा सीट के लिए राणा विक्रम सिंह, वारा सिवनी विधानसभा सीट के लिए प्रदीप जायसवाल और त्योंथर विधानसभा सीट के लिए सिद्धार्थ तिवारी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस से धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। नागौद से कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह भी बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं। उज्जैन से कांग्रेस सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू आलोट से निर्दलीय मैदान में आने को तैयार हैं। उज्जैन उत्तर सीट से टिकट चाह रहे विवेक यादव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है और टिकट के दावेदार हैं। ग्वालियर ग्रामीण से टिकट की राह देख रहे केदार कंसाना अब बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को भी करीब 114 सीटें जीतकर बीजेपी पर थोड़ी सी एक बढ़त मिली थी। बहुमत के लिए 116 सीटें जीतना जरूरी था पर दोनों पार्टियों को विद्रोहियों की नाराजगी का फल भुगतना पड़ा। बीजेपी को कम से कम 5 सीटों पर तो कांग्रेस को कम से कम 7 सीटों पर इनके चलते हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के करीब 30 उम्मीदवार बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे। इन 30 लोगों में से केवल 4 ही चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन ये बागी जहां से मैदान में उतरे वहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। 2018 में दमोह सीट पर बागी बीजेपी नेता को सिर्फ 1131 वोट ही मिल सके थे, पर यही वोट अगर बीजेपी कैंडिडेट को मिलते तो उसकी 798 वोटों से हार नहीं होती। पथरिया सीट पर टिकट कटने पर बागी हुए बीजेपी नेता को सिर्फ 8755 वोट ही मिल सके थे, पर यही वोट अगर बीजेपी कैंडिडेट को मिलते तो उसकी 2205 वोटों से हार नहीं होती। ग्वालियर दक्षिण सीट पर बीजेपी की बागी कैंडिडेट कुछ ज्यादा ही मजबूत साबित हुई। इस कैंडिडेट को 30,000 से ज्यादा वोट मिले, जिसके चलते बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 121 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह सत्ता के जादुई आंकड़ों से 2018 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से सिर्फ 5 सीटें पीछे रह गई थी। मतलब सीधा है, अगर बागी उम्मीदवारों को पार्टी ने मना लिया होता तो पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी गुना और विदिशा को छोड़कर 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस भी करीब करीब सभी सीटों पर टिकटों का ऐलान कर चुकी है। दोनों पार्टियों से कितने बागी चुनाव लड़ रहे हैं अभी ठीक ठीक आंकड़े आने बाकी हैं। जितनी खबरें हैं उनके मुताबिक अब तक कांग्रेस को बागियों से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस से अब तक कम से कम 40 बागियों के नाम सामने आ चुके हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी से भी बागियों की संख्या कम नहीं है। प्रदेश की अब तक 26 सीटों पर टिकट कटने के बाद बीजेपी को चुनावी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 90% सीट सर्वे के आधार पर तय हुई है। इतने पारदर्शी तरीके से पहले कभी कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी की ओर से भी हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कांग्रेस की परेशानी 2 तरीके से बढ़ रही है। बगावत करने वालों की संख्या तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ में जो सहयोगी दल दिखाई पड़ रहे थे कितने थे ये तो अब बहुत साफ होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतारती दिखाई देगी। ये इंडिया अलायंस की स्थिति है। यहां पर इंडिया अलायंस की अगर मान लीजिए एक सीट पर 4-4 प्रत्याशी हैं, फायदा किसका होगा? जी हां, जाहिर तौर पर बीजेपी का फायदा होगा।
गुजरात को हमेशा एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के उतरने से उसका जो फायदा हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई, गुजरात में एंट्री मिल गई, कुछ विधायक भी जीते, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, एक राज्य में और आमद हो गई। लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को कितना बड़ा हुआ उसका अंदाजा लगाइए। एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ हो, इस सब के बावजूद 150 सीटों का आंकड़ा पार कर गई बीजेपी। सोचिए कितनी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल करी। बहुत बड़ी वजह होती है जब टिकटों का बंटवारा होता है, आपस में अपोजिशन के वोट बंटते हुए दिखाई देते हैं। और यहां पर जब इस रिपोर्ट को मैं आपको बता रहा था तो आपने देखा कहीं 700 वोटों से, कहीं 1000 वोटों से, कहीं 2000 वोटों से जीत हार का परिणाम निकल कर आया। इतना ही वोट शेयर अगर कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों का, इन्हीं में से इनका कोई सहयोगी ले जाता है या कोई बागी ले जाता है तो कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। जो सीटों की घोषणा में इतना समय लगा, दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती थी। और देखिए ये भी एक दिलचस्प पहलू है और इसकी एनालिसिस तो बाद में की जाएगी कि बीजेपी से जो कांग्रेस में आ गए और उनको टिकट दे दिए गए और कांग्रेस से जो बीजेपी में चले गए उनको टिकट दे दिए गए, ये अपनी सीटों पर किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय कार्यकर्ता साथ में जुड़ जाते हैं, कई पुराने वोटर्स साथ में जुड़ जाते हैं, इस बात का फायदा मिलता है। फिर भी अल्टीमेटली एक लहर और एक हवा, एक अंडर करंट कहा जाता है हर चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखना बीजेपी की तरफ से वही अंडर करंट भी अपेक्षित है बीजेपी को। अब कितना है कितना नहीं है तो 3 दिसंबर को पता लगेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी घमासान बहुत तेज होता जा रहा है और उसमें बागी प्रत्याशी भी इस बार खासी चर्चा में है।